हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम सक्सेस पाठशाला। हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर फर्स्ट किया था जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम करेंगे चैप्टर 2 जो कि है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें कहा है कि जो पिछली कक्षाओं में उसमें अध्ययन किया होगा कि जो भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद है वो किसके कारण होता है। भोजन में विद्यमान क्रमशः किसके कारण, अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। किसके कारण होता है जो खट्टा और कड़वा स्वाद है, किसके कारण, अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे। अगर आपने सुना होगा कि किसी भी सदस्य के अगर क्या होती है, एसिडिटी हो जाती है यानी अम्लता, तो बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे नींबू पानी पीना चाहिए या सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन। ठीक है, तो उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का अध्ययन रखेंगे। हम जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक क्या होते हैं, एक दूसरा का जो प्रभाव है उसको क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और इसकी जानकारी का उपयोग आपने भी किया होगा। ठीक है, तो याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। हम क्या जानते हैं, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। जबकि क्षारकों का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, और एक लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ये क्या है, अम्ल एवं क्षारक को के गुणधर्म हो गए। अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं एवं क्या होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, और जो क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद का मतलब कि जो क्षारक होते हैं उनका स्वाद कड़वा होता है और अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और जो लिटमस पत्र क्या होता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन के, लिटमस पत्र क्या है, ये क्या है, प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो श्वेत कपड़े होते हैं उन पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्या होती है, कोई क्षारक के प्रकृति वाला क्या करते हैं, हम साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात क्या होता है, वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए क्या होता है, संश्लेषी सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनोलेफ्थलीन का उपयोग कर सकते हैं। किसके लिए, अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए। ठीक है, इस जो अध्याय है उसमें हम क्या करेंगे, अम्ल एवं क्षारक की जो अभिक्रिया है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इससे हमें क्या होगी, जानकारी मिलेगी कि जो अम्ल क्षारक है वो एक दूसरे के प्रभाव को कैसे समाप्त कर देते हैं। और साथ ही हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें जो उपयोग आने वाली बहुत सी ऐसी रोचक वस्तुएं हैं जिनका हम क्या करेंगे, इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो क्या आप जानते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जो ये लिटमस विलयन है ये कैसा होता है, बैंगनी रंग का एक रंजक होता है। और जो कहाँ से निकाला जाता है, थैलोफाइटा समूह है लाइकेन, ठीक है, उस पौधे से निकाला जाता है। और प्राय इस सूचक की तरह इसे किसकी तरह उपयोग किया जाता है, सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। और जो लिटमस विलयन है वो न तो क्या होता है, अम्लीय होता है, और न ही क्या होता है, क्षारकीय होता है। तो ये कैसा रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे जो प्राकृतिक पदार्थ हैं जैसे क्या होगी, लाल पत्ता गोभी हो गई, हल्दी होगी, हाइड्रेंजिया हो गया, पिटूनिया एवं जो जेरेनियम है वो क्या होता है, उसके कई फूलों की क्या होती है, रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को क्या करते हैं, सूचित करते हैं। और इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। जो इनसे क्या होता है, अम्ल एवं क्षारक की पहचान की जाती है, यानी कि सूचक होते हैं। तो नेक्स्ट है अम्ल एवं क्षारक के हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था अम्ल एवं क्षारक के सूचक जो कहाँ से मिलता है, थैलोपाइटा जो है उसके लाइकेन जो पौधा है वहां से निकाला जाता है। थैलोफाइटा समूह का क्या होता है, लाइकेन पौधा है वहां से निकाला जाता है, जो क्या होते हैं, अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को क्या कर देते हैं, बताते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है अम्ल एवं क्षारक के गुणधर्म, इनको समझना कैसे। अब प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक जैसे इसमें क्रियाकलाप दिया गया है। ठीक है, जैसे विज्ञान की एक प्रयोगशाला है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होता है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 एवं अमोनियम डाइहाइड्रोक्साइड क्या होता है, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया NH4OH के विलयनों को क्या करते हैं, इनके जो नमूने हैं उनको एकत्र कीजिए और ऊपर दिया गया जो प्रत्येक विलयन है उसकी एक बूंद यानी कि उसमें वॉच ग्लास में बारी बारी से रखना है और जो सारणी दी गई है, एक टेबल दी गई है, उसके अनुसार क्या की जाती है, इसकी जांच की जाती है। तो जो लाल लिटमस है, नीला लिटमस है, फिनोलेफ्थलीन है एवं जो मेथिल ऑरेंज है वो विलयन में साथ लिए गए हैं और क्या रंग में क्या क्या परिवर्तन होता है ये इस टेबल में लिखना है, ठीक है। जैसे विलियन का नमूना हो गया लाल लिटमस विलियन, नीला लिटमस विलियन, फिनोलेफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज, इनके साथ इनमें क्या क्या चेंज आ रहा है वो सभी इसमें लिखना है। तो ये क्या होगा, एक क्रियाकलाप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिया, जो रंग में परिवर्तन है उसके द्वारा क्या, ये जो सूचक है हमें बताते हैं कि जो कोई पदार्थ है वो क्या है, अम्ल या क्षारक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारक के मादक में क्या हो जाती है, क्षारक के जो माध्यम है उसमें भिन्न होती है, इन्हें क्या कहते हैं, गंधीय ओल्फैक्टरी सूचक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्रियाकलाप है, एक बारीक कटी हुई प्याज है, ठीक है, उसको एक साफ कपड़े का एक प्लास्टिक का थैला उसमें ले लेते हैं, फिर इस थैले को क्या कर देते हैं, एक कस करके बांध देते हैं, ठीक है, और पूरी रात क्या फ्रिज में रहने देते हैं। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। इसमें क्या होते हैं, 2 टुकड़े लीजिए और उनकी जो स्मेल है उसकी जांच कीजिए, गंध की जांच कीजिए। इससे क्या होगा, जो स्वस्थ सतह पर रखे हैं उनमें एक टुकड़े पर क्या तनु HCl विलियन की बूंदे डालें और दूसरे पर एक क्षार NaOH विलियन की बूंद डालें और फिर देखो कि इसमें क्या हमें चेंज दिखाई देता है। दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उनकी गंध की पुनः जांच कीजिए, यानी कि एक को अम्ल के माध्यम में और एक को क्षारीय माध्यम में क्या किया जाता है, कुछ बूंदे डाली जाती हैं उसकी। अपने परीक्षणों को लिखिए। अब थोड़ा तनुवलीना एवं लौंग का तेल लीजिए तथा इनकी जो स्मेल है, गंध है, उनकी जांच कीजिए। एक परख नली में तनु HCl विलयन एवं दूसरे में क्या लेना है, क्षार तनु NaOH का विलयन लीजिए। दोनों में तनु वेनिला एसेंस की क्या डालते हैं, कुछ बूंदे डालकर उसे हिलाइए और फिर इनकी क्या करिए, गंध की पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, दर्ज कर लीजिए। इसी प्रकार तनु HCl एवं जो तनु NaOH है उसके साथ क्या लौंग के तेल की गंध में जो आया परिवर्तन है उसकी जांच करिए और फिर अपने परीक्षण को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या दिया गया है, क्रियाकलाप दिया गया है कि कैसे अम्ल एवं क्षार की प्रेजेंस में चेंज होता है, क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। आपके परीक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में किसी गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। अम्ल एवं क्षारक के जो रासायनिक गुणधर्म है उनको समझने के लिए आइए कुछ और क्या करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। देखिए अम्ल एवं जो क्षारक है वो धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, जैसे क्रियाकलाप है, ठीक है। इसके अनुसार क्या करते हैं, एक उपकरण को व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें पूरा एक अपरेटस बताया गया है, उपकरण कैसे कैसे क्या करना है। देखो एक स्टैंड है, ठीक है, यहाँ एक प्रखनली ली गई है, फिर इसमें क्या है, ये पूरा स्टैंड हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, एक प्रखनली है, उसमें क्या है, दानेदार जिंक के टुकड़े हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, ठीक है। इससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले है और इधर एक प्रवाह नली है जो क्या हो, ये एक साबुन का विलयन है। साबुन क्या होता है, हमें पता है, क्षार होता है, ठीक है। जैसे ये इसमें आता है ये, तो क्या होता है, हाइड्रोजन से भरे जो साबुन के बुलबुले हैं और ऊपर क्या होता है, फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, दहन होता है। जैसे ही हम क्या होते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं इसके पास, तो ये क्या हो गया, पूरा प्रयोग हुआ, ठीक है। इसका थ्योरी देखते हैं। एक परख नली लेते हैं, उसमें लगभग क्या लेते हैं, 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं और इसमें क्या डालते हैं, दानेदार जिंक के टुकड़े लेते हैं। फिर क्या करते हैं, जो दानेदार जिंक के टुकड़े हैं उनकी सतह पर आप क्या देखते हो, तो क्या देखते हो, जो उत्सर्जित गैस है उसको साबुन के, अब जो गैस बन रही है ना, बुलबुले, अभी हमने क्या, हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले बने उनको क्या करते हैं, एक साबुन का जो विलयन एक टब है उसके साबुन के विलयन में से प्रवाहित कीजिए। तो क्या होते हैं, जो साबुन का विलयन है उसमें बुलबुले क्यों नहीं बनते हैं, ठीक है। जलती हुई मोमबत्ती को गैस बुलबुले के पास ले जाइए। अब एक जलती हुई मोमबत्ती लेते हैं और उनको इस क्या ले जाते हैं, इस जो कंटेनर इसके पास ले जाते हैं जब बुलबुले क्या होते हैं, बन रहे हैं, ठीक है। आप क्या परीक्षण करते हैं, कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl HNO3M जो एसिटिक एसिड है CH3
COOH के साथ ये क्रियाकलाप दोहराइए। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में उसका प्रेक्षण समान है भिन्न, ये आपको देखना है। तो एक प्रयोग है जो आप लैब में कर सकते हो। ठीक है, दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक अभिक्रिया एवं ज्वलन के द्वारा क्या होती है, हाइड्रोजन गैस की जांच। ठीक है, देखो ध्यान दीजिए कि जो ऊपर दी गई अभिक्रियाएं हैं उनमें धातु अम्लों से क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन परमाणु है उनका हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है। जो धातु है वो क्या होती है, अम्लों से जब रिएक्शन होती है तो जो हाइड्रोजन परमाणु उनका किसके रूप में विस्थापन होता है, हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन होता है। और एक क्या होता है, यौगिक बनाता है जिसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो अम्ल के साथ धातु की जो अभिक्रिया है उसको क्या कहते हैं, इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, यानी कि अम्ल एवं क्षार की जो आपस की अभिक्रिया है उसके बाद क्या होता है, लवण का निर्माण होता है। तो अम्ल प्लस धातु जब क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, ठीक है, तो क्या बनाता है, लवण, और क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। जिन अभिक्रियाओं का प्रेक्षण किया है, क्या उनका समीकरण लिख सकते हैं, ये बताएगा कि जो ऊपर हमने अभी एक प्रयोग किया है उसका समीकरण कैसे लिखना है। तो देखो एक प्रखनली में हमने जिंक के क्या लिए थे, कुछ दानेदार टुकड़े लिए थे, फिर उसमें क्या डाला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था, फिर उसको गर्म किया था और उसके पश्चात क्या किया था, हमने इन क्रियाओं को दोहराया 2 से 3 बार। ठीक है, सॉरी, उस मतलब प्रयोग के अनुसार हमने क्रियाओं को दोहराया और उसका प्रेक्षण। तो इसमें एक अभिक्रिया लिखी हुई है जिसको आप निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे हमने बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है। ठीक है, दूसरा होता है हमने जिंक के दाने डाले। ठीक है, अब इनकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, देखो Na और जिंक ये सॉलिड, ठीक है, और ये क्या हो गया, एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जो जल में घोलकर मिलाया जाता है, जलीय घोल, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था ये। ठीक है, अब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, NaZn प्लस क्या होगी, H2 बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो रिएक्शन को बैलेंस करना हमको आता है। इधर Na, इधर क्या है, ऑक्सीजन 2 है, तो हमें इधर ऑक्सीजन 2 करने के लिए क्या करनेगा, 2 से छोटे गुणांक से क्या करना पड़ेगा, हमको इंटू करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको बराबर करनी है। क्या होती है बैलेंस रिएक्शन, इसमें रिएक्शन से पहले अभिकारकों के परमाणु की संख्या और रिएक्शन के बाद अब उत्पादों के जो परमाणु हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो हमें यहाँ ऑक्सीजन कितना बना है, 2, तो हमें यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो 2 से गुना। दूसरा यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, Na2। ठीक है, ये अब क्या हो गया, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, तो ये हमारी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस हो गई। ठीक है, ये हमने हीट एंड ट्रायल मेथड में देखा था। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो धातु कार्बोनेट। देखो पहली तो क्या थी, अम्ल एवं क्षारक। जब अम्ल क्या होता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, क्षार के धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये एक पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, क्या था, अम्ल प्लस धातु क्या बना, लवण, और क्या बना, हाइड्रोजन गैस ले लीजिए। ठीक है, ये पहला गुणधर्म। दूसरा क्या है, जब धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्या करते हैं, कैसे अभिक्रिया करते हैं। अब इसमें भी एक दिया गया है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से, चित्र में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना। ये हमारा एक पूरा क्या हो गया, उपकरण हो गया, जिसमें ये स्टैंड हो गया। ठीक है, इसमें एक प्रखनली हो गई, इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये क्या हो गया, ये हमारा कीप हो गया। ठीक है, यहाँ से एक निकास नली है, इस प्रखनली में क्या, अब देखते हैं हम। ठीक है, देखो 2 प्रखनलियां लीजिए, एक प्रखनली एरी, एक प्रखनली एरी। प्रखनली ए और बी में से नामांकित कर लिया इसको, ए और क्या, बी नामांकित कर लिया। प्रखनली ए में लगभग कितना, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। ये क्या ले लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट ले लिया, Na2CO3 ले लिया, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3। और प्रखनली बी में क्या लिया है, 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 ले लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों प्रक्रियाओं में लगभग क्या करते हैं,
2 ml तनु HCl मिला देते हैं और इसका क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। अब चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में क्या करते हैं, जो उत्पादित गैस उसको चूने का पानी, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 विलयन में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और इनके निरीक्षणों को क्या करते हैं, अभिलेखित कीजिए। क्या करते हैं, इनमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कर देते हैं। ठीक है, प्रवाहित कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, इनका निरीक्षण करते हैं। तो अब जो उपरोक्त क्रियाकलाप है उसमें होने वाली अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है। देखो प्रश्नली ए में हमने क्या लिया था, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, फिर उसमें क्या तनु HCl प्रवाहित किया, क्या बना हमारे पास, देखो NaCl बना और H2O बाहर निकल गया और CO2 गैस रिलीज हो गई। दूसरे में क्या लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, तो क्या बनेगा, HCl प्रवाहित की, NaCl बना और H2O और CO2। ठीक है, ये दो रिएक्शन हो गई। अब हमने क्या किया, तो जो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड है उसको किसमें, गैस को किसमें, चूने के पानी में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, CaOH2, इसमें क्या किया हमने, प्रवाहित किया इसको, CaOH2 एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें क्या CO2 गैस प्रवाहित की, तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, श्वेत अवक्षेप बना इसका CaCO3 और H2O लिक्विड। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या होते हैं, निम्न अभिक्रिया होती है। जब हम क्या करते हैं, एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देते हैं तो देखो क्या बनता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट बना इसका श्वेत अवक्षेप CaCO3, इसमें H2O, जब क्या कर H2O, ये देखो लिक्विड, कौन सी फॉर्म हो गई, लिक्विड, और CO2 गैस प्रवाहित की तो क्या बना, CaSCO3 होल ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन, जल में क्या है, विलयशील है। तो ये हमारे क्या हो गई, नेक्स्ट दूसरा गुणधर्म हो गया कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि सॉरी धातु कार्बोनेट है, उसका धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु कार्बोनेट Na2CO3 और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये बताया गया है इसमें। ठीक है, अब देखो चूना पत्थर जो लाइम स्टोन है, खड़िया यानी चौक एवं संगमरमर मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट के क्या कहते हैं, विविध रूप है। ठीक है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब धातु होती है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, क्या, जब धातु होती है प्लस क्या होती है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, लवण प्लस H2 गैस। ठीक है, और जब क्या होती है धातु कार्बोनेट, क्या होती है धातु कार्बोनेट, वो जब किसके साथ अभिक्रिया करती है, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होती, जब वो किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है हमारे पास में, संगत लवण, यानी कि लवण प्रोडक्ट बनता है, प्लस क्या होता है CO2 प्लस H2O बनता है। ये क्या हो गया, दो रिएक्शन हो गई। ठीक है, देखो धातु प्लस अम्ल जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, लवण प्लस H2 गैस, और धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण प्लस CO2 प्लस H2, ये दो गुणधर्म हो गए। ठीक है, धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या है नेक्स्ट, अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, ये भी एक क्रियाकलाप दिया गया है। देखिए परख नली में लगभग 2 ml NaOH विलयन का घोल लीजिए, जिसमें 2 बूंदे किसकी डाल लीजिए, फिनोलेफ्थलीन विलयन की डालिए। अब विलयन का रंग कैसा है, विलयन में एक एक बूंद क्या करते हैं, HCl विलयन मिलाए। क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया है, ये हमें देखना है। अम्ल मिलाने के बाद फिनोलेफ्थलीन का रंग क्यों बदल गया। अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की क्या की, कुछ और बूंद मिलाइए, कुछ बूंदे, क्या फिनोलेफ्थलीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया। ऐसे आपका विचार से ऐसा क्यों होता है, तो हमने पढ़ा है ये क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, कैसा सूचक है, क्षार, यानी कि क्षार की पहचान करने के लिए यूज किया जाता है।
तो उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल एवं क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक के द्वारा अम्ल एवं प्रभाव का समाप्त हो जाता है और अभिक्रिया क्या होती है। जैसे हमने क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या लिया, NaOH लिया, इसमें क्या डाला अम्ल HCl का एक्वस सॉल्यूशन HCl डाला, ठीक है, क्या बना NaCl प्लस H2। तो अम्ल एवं क्षारक की जो अभिक्रिया है उसके परिणामस्वरूप क्या होता है, हमें लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अम्ल प्लस क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, प्लस क्या बनाता है, जल, और यही क्या होते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। सामान्य तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्षारक प्लस अम्ल क्या बना, लवण और जल। अब नेक्स्ट है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। पहले हमने क्या पढ़ा था, जब अम्ल क्या होता है, धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, लवण बनाता है और H2 गैस रिलीज होती है। फिर क्या था, अम्ल जब इसके साथ में धातु कार्बोनेट के साथ में और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, लवण बनाता है और H2 गैस CO2 और H2 बनाता है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा कि अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके कौन सी अभिक्रिया होती है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। फिर नेक्स्ट है जो अम्ल है वो किसके साथ में, धात्विक ऑक्साइडों के अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, तो देखिए ये इसका अगला गुणधर्म है। तो बीकर में क्या लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए एवं हिलाते इसमें धीरे धीरे क्या डालते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएं। देखो पूरा चैप्टर का में अम्ल एवं क्षारक का ही डिस्कशन होगा क्योंकि टॉपिक ही क्या है, अम्ल एवं क्षारक, ठीक है। तो क्या मिला दिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया। तो विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का रंग क्या हुआ, देखिए आप देखेंगे कि जो विलयन है वो क्या होता है, नील हरा हो जाएगा, ठीक है, नील हरित हो जाएगा, एवं कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग क्या होता है, अभिक्रिया में जो कॉपर सेकंड है वो क्लोराइड के बनने के कारण होता है, ये सेकंड क्या इसके ऑक्सीकरण अंक हो गया, ठीक है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली जो सामान्य अभिक्रिया है उसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, अगला गुणधर्म है इसका, धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाते हैं, लवण प्लस क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। आप उपरोक्त अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए और उसे क्या कर दीजिए, संतुलित कीजिए। अम्ल एवं जो क्षारक है वो क्या होते हैं, अभिक्रियाओं के समान ही क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं और धात्विक ऑक्साइड को क्या करते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्षारकीय ऑक्साइड किसे कहते हैं, जो धात्विक ऑक्साइड है उसको क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अब देखिए क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, चूने का पानी के अभिक्रियाओं के बीच हुई जो अभिक्रिया वो देखी है, तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्या है, क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं क्या करता है, जल का निर्माण करता है। चूंकि ये क्षारक एवं जल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकलना कि जो अधात्विक ऑक्साइड है वो तो क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के, और जो धात्विक ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, क्षारक की प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के और अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये प्रश्न है आप करना हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। देखिए हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं, ठीक बात है, यानी सभी जो अम्ल हैं उनमें सभी में एक जैसे गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है, हमने क्रियाकलाप में देखा 2.3 में कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इसे पता चलता है कि सभी अम्लों में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और आइए इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम क्या करें, जांच करें कि अब इसकी हमको जांच करनी है कि जो हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। देखिए ग्लूकोज क्रियाकलाप है, ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का क्या लीजिए, विलयन लीजिए, विलयन, और एक कोर्क पर 2 कीली लगाकर कोर्क को 100 ml के बीकर में रखिए। देखिए यहाँ पे दिया गया होगा, ये क्या है, जल में अम्ल का विलयन जो विद्युत चालन करता है, ठीक है। ये एक रबर, ये हो गया हमारा बीकर।
इसमें क्या है, रबर का एक कोर्क लगा है और तनुकृत अम्लीय विलयन है और इसमें 2 कीलें लगी हुई हैं और यहाँ हमने क्या जोड़ दिया है, 6 वोल्ट की बैटरी है, बल्ब है और एक स्विच है। ठीक है, ये हमने पूरा सेटअप तैयार कर लिया। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें एक बीकर ले लिया, उसमें 2 क्या कर दी, कीले लगाकर कोर्क को क्या कर देते हैं, एक कोर्क पर 2 कीले, ये कोर्क है, इस पर क्या लगा दी हमने, 2 कीले लगा दी। ठीक है, और इसको 100 ml के बीकर में रख दीजिए। ये 100 ml का बीकर है, इसमें रख दें। अब इसके चित्र 2.3 के अनुसार कीलों को क्या करते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं और दोनों टर्मिनलों के साथ क्या करते हैं, एक ये बल्ब जोड़ दिया जाता है और स्विच के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। अब बीकर में क्या करते हैं, थोड़ा सा तनु HCl डालकर, ये जो बीकर है इसमें क्या डालते हैं, डाइल्यूट HCl डालते हैं, तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो क्या किया हमने, एक 6 वोल्ट की बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ क्या कर दिया, एक बल्ब एवं स्विच के माध्यम से जोड़ दिया। अब इस बीकर में क्या करते हैं, थोड़ा सा तनु HCl विलयन क्या करते हैं, डाल करके धारा प्रवाहित यानी धारा को प्रवाहित किया जाता है। फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराते हैं इसी को और इस प्रकार से क्या करते हैं, परीक्षण किया। इन परीक्षणों को ग्लूकोज एवं एल्कोहल के विलयनों के साथ अलग अलग दोहराते हैं। अब क्या करते हैं, परीक्षण किया, बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता है, ये देखना है। देखिए, अम्ल की स्थिति में जो बल्ब है वो क्या होता है, जलने लगता है, जैसा कि चित्र 2.3 में दिखाया गया है। ये जो चित्र है इसमें दिखाया गया है। परंतु आप देखेंगे कि ग्लूकोज एवं जो अल्कोहल का विलयन है वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्या चालन नहीं करते हैं? बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन में विद्युत का प्रवाह हो रहा है। जब विलयन में क्या होते हैं, विद्युत का प्रवाह हो रहा है, ये कैसे पता चलता है, जब बल्ब क्या होता है, जलता है, तो हमें पता चलता है कि इसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, जो अम्लीय विलयन है उसमें विद्युत का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों के द्वारा होता है। ठीक है, आयन कौन से, जैसे अम्लों में धनायन H+ होते हैं, तो अब ये पूछ ले कि जो विद्युत का प्रवाह है किसके कारण होता है, आयनों के कारण होता है। और ये हमें कैसे पता चलता है, जब बल्ब जलता है। अम्लों में धनायन H+ तथा ऋणायन जैसे HCl में Cl- हो गया, HNO3 में NO3-, CH3COOH में क्या हो गया, CH3COO-, H2SO4 में SO4 2-। और चूंकि अम्ल में उपस्थित जो धनायन H+ है, इसे ज्ञात होता है कि जो अम्ल है वो विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ एक्वस उत्पन्न करता है और इसी कारण इनका गुणधर्म क्या होता है, अम्लीय होता है। अम्ल क्या होता है, विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, H+ आयन उत्पन्न करता है और इसी कारण इनका गुणधर्म कैसा होता है, अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को वापस से रिपीट कीजिए, दोहराइए। इस क्रियाकलाप के परिणामों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो ये आपको लैब में करके देखना है। ठीक है, जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। अब नेक्स्ट गुणधर्म क्या है कि जो जलीय विलयन है उसमें अम्ल एवं क्षारक का क्या होता है। तो देखिए, क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, इसकी जांच करें। अब इसमें वापस से क्रियाकलाप दिया गया है, देखिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं इनको। एक स्वच्छ एवं शुष्क परख नली में लगभग 1 ग्राम ठोस NaCl लीजिए। क्या लिए, एक परख नली ली, उसमें क्या लिया, ठोस सोडियम क्लोराइड ले लिया। ठीक है, कितना, 1 ग्राम। तथा चित्र के अनुसार उपकरण क्या कर देते हैं, को व्यवस्थित कर देते हैं। ये क्या होगा, परख नली हो गई, सोडियम क्लोराइड हो गया और ये परख नली पकड़ने का क्या हो गया, चिमटा हो गया। ठीक है, परख नली में कुछ मात्रा में क्या लेते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कंसंट्रेट H2SO4 अम्ल डालिए। आपने क्या परीक्षण किया, क्या निकास नली में कोई गैस बाहर आ रही है। इस प्रकार जो उत्सर्जित तो गैस है उसके सूखे तथा नम नीले लिटमस पत्थर पर क्या करते हैं, जांच करते हैं कि इस स्थिति में क्या होता है, लिटमस पत्थर का रंग परिवर्तित होता है, यानी किस स्थिति में जो लिटमस पत्थर है उसका रंग परिवर्तित हो रहा है, हम देखेंगे। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न के अम्लीय गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब इसमें है कि जो शुष्क HCl गैस है और HCl विलयन है, दोनों मतलब कि क्या रिजल्ट्स आते हैं।
तो इसमें टीचर्स के लिए निर्देश है कि यदि जलवायु अत्यधिक आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली से गैस प्रवाहित करना होगा। ये मतलब बताया कि अगर थोड़ा सा मॉइस्ट हो तो हमें क्या लेना चाहिए, कैल्शियम जो क्लोराइड है वो उसकी शुष्क नली से प्रवाहित करना चाहिए। ठीक है, ये आप करके देखना लैब में। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जो जल में उपस्थित HCl है उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। किसमें, HCl में क्या उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। और जल की जो अनुपस्थिति है उसमें HCl अणुओं से H+ आयन क्या होते हैं, पृथक नहीं यानी अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, देखो किसके साथ रिएक्शन हुई, HCl + H2 क्या बना, H3O+ Cl-। हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर क्या करते हैं, रह सकते हैं। किसके अणुओं के साथ मिलकर, जल के अणुओं के साथ। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव किसमें, H+ एक्वस या हाइड्रोनियम आयन H3O+ से क्या करना चाहिए, दर्शाना चाहिए। H+ हाइड्रोजन आयन + H2 क्या बना, हाइड्रोनियम आयन H3O+ बना। ठीक है, हमने देखा कि अम्ल में जो अम्ल है वो जल में हाइड्रोनियम आयन H3O+ तथा H+ एक्वस का क्या करता है, आयन प्रदान करता है। और आइए देखें कि किस क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। जैसे क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको जब जल में घोलते हैं तो क्या बनता है, Na+ एक्वस और OH एक्वस। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको जब जल में घोला जाता है तो क्या बनता है, K एक्वस और OH एक्वस बन जाता है, OH-। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ये सॉलिड होता है। ठीक है, स्टेट कौन सी, सॉलिड। जब इसको H2 लिक्विड में घोला जाता है तो क्या होता है, Mg2+ एक्वस और 2OH- एक्वस बन जाता है। क्षारक जल में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड OH आयन उत्पन्न करता है। जल में देखो अम्ल तो जल में क्या उत्पन्न करता है, H+ आयन, और क्षार क्या होता है, OH- आयन उत्पन्न करता है। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जो यानी कि जल में घुल सकता है क्षार, उसको क्या कहते हैं, घुलनशील क्षारक कहते हैं। घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार। देखिए किसमें घुलनशील, जल में घुलनशील क्षारक। अब देखिए क्या आप जानते हैं, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श किसके समान, साबुन की तरह। स्वाद कैसा होता है, कड़वा। तो साबुन के यानी कि चिकने होते हैं थोड़े। ठीक है, और इनकी प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो कभी भी साबुन को आपने कभी देखा होगा थोड़ा सा क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति यानी कड़वा कड़वा स्वाद होता है। ठीक है, तो इनको कभी छूना या चखना नहीं चाहिए। कभी भी याद रखना, लैब में काम करते कभी किसी भी केमिकल को ना तो सूंघना है और ना ही उसको चखना है। ठीक है, अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ एक्वस तथा सभी क्षारक OH- एक्वस उत्पन्न करते हैं। अतः अब हम क्या करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या हुई, अम्ल एवं क्षारक जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। देखिए ये क्या हुआ, अम्ल H+ क्या होगा, MOH, ये क्षार है मतलब इसका और इसका जब अभिक्रिया हुई यहाँ तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। और इसका आयन क्या बनेगा, MX बना लेगा, लवण बना लेगा। ठीक है, H+ एक्वस और OH- क्या बना, H2O लिक्विड बना। आइए देखें कि अम्लीय क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। देखिए क्रियाकलाप, सांद्र अम्ल तथा क्षारक वाले बर्तनों में लगे चेतावनी के चिन्ह, ये क्या होते हैं, चिन्ह लगे होते हैं कि इनको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना है। ठीक है, एक बीकर में 10 ml जल लीजिए, इसमें कुछ बूंदे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की डालकर बीकर धीरे धीरे घुमाए। बीकर का जो आधार है उसको स्पर्श कीजिए। क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया है, यह अभिक्रिया क्या होती है, क्या उष्मा शोषी है या उष्मा छेपी है। उपयुक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराइए, हम अपने प्रेक्षण को लिखिए। यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया और एक उष्मा छेपी। उष्मा छेपी में तो क्या होता है, बाहर निकलती है ऊर्जा, और उष्मा शोषी में क्या होता है, अवशोषित किया जाता है उष्मा को। ठीक है, तो जल में अम्ल एवं क्षारक के घुलने की जो प्रक्रिया है, किसके,
अम्ल एवं क्षारक के किसमें घुलने की प्रक्रिया? जल में घुलने की प्रक्रिया क्या होती है? अत्यंत उष्माक्षेपी है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। कैसी अभिक्रिया है ये? जो जल में अम्ल और क्षारक को जो घुलने की प्रक्रिया वो कैसी है? उष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार क्या करना चाहिए? हिलाना चाहिए। हिलाते हुए जल में मिला, जब हम उसमें क्या मिला रहे हैं? सांद्र HNO3 या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिला रहे हैं, तो उसको सदैव धीरे धीरे करके मिलाना चाहिए और जल को क्या करना चाहिए? लगातार हिलाते रहना चाहिए। ठीक है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई जो उष्मा है उसके कारण मिश्रण क्या होता है? अस्फुलित होकर बाहर आ सकता है, इनके ऊपर ऐसे ऊपर की साइड में निकल सकता है तथा आप जल सकते हो। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा जो कांच का पत्थर है वो भी क्या हो सकता है? टूट सकता है। तो इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से प्रयोग करना है। जब हमें सांद्र अम्ल यानी सांद्र H2SO4 या सांद्र HNO3 को जल में मिलाना हो तो उसको धीरे धीरे मिलाना है और फिर क्या करना है? जल को हिलाते रहना है, लगा धीरे धीरे हिलाते हुए जल में मिलाना है। ठीक है, ये बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है। कांच का पात्र भी क्या हो सकता है? टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का जो कैन या डिब्बा है तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर ध्यान दीजिए। अब इसमें ये बताया है, इसमें पीछे जो हमने देखा है ये एक चेतावनी का चिन्ह दिया गया है, तो बहुत ही सावधानी से मिलाना है आपको। इस जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। अम्ल या क्षार तनुकृत होते हैं। जब क्या होते हैं? जल होता है उसमें क्या मिला देते हैं हम? अम्ल या क्षार को मिला दिया जाता है। किसमें? जल में। किसमें? जल में जब अम्ल या क्षार को मिला देते हैं तो उसमें जो आयनों की सांद्रता है जैसे H3O+ और OH- उनकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है थोड़ी। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या होते हैं? तनुकरण कहते हैं। अम्ल या क्षारक का तनुकृत होते हैं इसमें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन चाहिए आप देखना। नेक्स्ट है, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, ये हम देखेंगे। हम जानते हैं कि अम्ल क्षारकों के जो सूचक होते हैं उनका उपयोग करके हम क्या करते हैं? अम्ल एवं क्षारकों में क्या करते हैं? अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने H+ आयन और OH- आयनों के विलयनों की सांद्रता को क्या किया था? कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा। यानी कि जब जल में क्या होते हैं, सॉरी वो H2O में क्या मिला दिया जाता है? अभी हमने पढ़ा था क्या? अम्ल एवं क्षारक मिलाते हैं तो इनके आयन H3O+ हो रहे हैं, OH- इनकी क्या हो जाती है? कुछ कमी हो जाती है, उसे हम तनुकरण कहते हैं। ठीक है, क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या को जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है? इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का क्या होता है? मिश्रण होता है, का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं कि जो सार्वत्रिक सूचक है वो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसको ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? एक स्केल, किसको? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया जिसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल होता है। किसकी? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के स्केल होता है जिसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में पी सूचक है जिसे पुसांस पोटेंस, जो एक कैसा शब्द है? जर्मन शब्द है। पी में, पीएच में पी कैसा सूचक है? सूचक है जो क्या है? पुसांस, कैसा? जर्मन शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ होता है शक्ति। इस पीएच स्केल से सामान्यतः 0 अत्यधिक अम्लता से 14 यानी अधिक क्षारीय, किससे? अधिक अम्लता से अधिक क्षारीय तक पीएच को क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं कि पैमाना है। ठीक है, साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच क्या होगा? उतना ही। जितनी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता ज्यादा होगी, किसकी? हाइड्रोनियम आयन H3O+
कि सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच क्या होगा, उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम होता है तो अम्लीय विलयन होगा, और यदि पीएच का मान क्या होता है, 7 से 14 की तरफ बढ़ता है, 14 की तरफ बढ़ता है, तो क्या होता है, वह क्षारीय विलयन होगा। ठीक है, यानी उसमें OH आयनों की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, अर्थात यहाँ क्षार की जो शक्ति है वो बढ़ रही है। तो यानी कि अगर 7 से कम है तो वहां अम्ल होगी प्रकृति, और अगर 7 से ज्यादा है यानी 14 की तरफ बढ़ रही है तो वहां क्षारीय प्रकृति होगी। ठीक है, सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखिए ये पीएच स्केल है, इसमें उदासीन कितनी होती है, 7 पीएच होती है। उदासीन विलयन की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। अगर 7 से इधर बढ़ते हैं 14 की तरफ तो बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति OH माइनस बढ़ेंगे, और अगर 7 से कम हो की तरफ 0 की तरफ जाते हैं तो यानी कि बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति होती है। ठीक है, और H प्लस आयन बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, कम होते हैं आयन, H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है इधर तो, और इधर क्या हो रही है, H प्लस आयन की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जब क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है तो कमी होती है H प्लस आयन की सांद्रता में, और जब अम्लीय प्रकृति बढ़ती है तो H प्लस आयन की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, ये एक पीएच पैमाना हो गया। और उदासीन विलयन की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। H प्लस एक्वस एवं OH माइनस एक्वस की सांद्रता परिवर्तन के साथ क्या होती है, पीएच की विभिन्नता। देखिए एक सारणी दी गई है जिसमें विलयन के पीएच मानों की जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों को लिखिए, आपके प्रेक्षणों के आधार पर क्या करें, प्रत्येक पदार्थ की ये सारणी दी गई है कि पीएच जो मान है उनकी जांच कीजिए। ठीक है, और प्रत्येक पदार्थ के प्रकृति की क्या है, ये है। तो इसमें विलयन है लार खाना खाने से पहले, लार खाना खाने के बाद, नींबू का रस, रंग रहित वातित पेय, गाजर का रस, कॉफी, टमाटर का रस, नल का रस, यानी इन सभी में पीएच पत्र का रंग क्या होता है और लगभग पीएच का मान और पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, ये हमको इसमें फिल करना है। तो आप ये अपने आप से करना हो जाएगा। देखिए अब इसमें ये एक पैमाना है कि किसकी पीएच कितनी होती है बताएगा। तो जो शुद्ध जल है उसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है। रक्त की पीएच कितनी होती है, 7.4 होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसकी पीएच कितनी होती है, 10 होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की लगभग 14 होती है। तो यानी 7 से जो ज्यादा है उनकी क्षारीय प्रकृति है, और जो 7 से कम है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नींबू का रस है वो लगभग 2.2 होता है, जठर रस लगभग 1.2 होता है। यानी जो अम्ल है, जो जिनकी पीएच क्या होती है 7 से कम है, और जिनकी पीएच क्या होती है 7 से ज्यादा है, वो क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के हैं। ठीक है, ये है आपको याद रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना, 10 पीएच होते हैं, क्षारीय होता है। तो क्या है, अम्ल तथा क्षारक की जो शक्ति है वो विलयन जल में क्रमशः H प्लस आयन तथा OH माइनस जो आयन होते हैं उनकी संख्या पर निर्भर करते। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल तथा एसिटिक अम्ल CH3 COOH जैसे एक मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में क्या करता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा। ठीक है, अधिक संख्या में क्या होता है, H प्लस आयन उत्पन्न करने वाला जो अम्ल होता है वो परबल अम्ल, यानी कि जो ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन उत्पन्न कर रहा है वो क्या है, परबल अम्ल है। जबकि कम H प्लस जो आयन है वो उत्पन्न करने वाले क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो क्या हो गया, जो ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, ज्यादा मात्रा में क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, वो परबल अम्ल है। और जो कम मात्रा में यानी कम जिनकी संख्या क्या होती है, कम होती है H प्लस आयनों की, वहां क्या होते हैं, वो दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। क्या आप ये बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं? तो ये जहां पे OH माइनस ज्यादा प्रबल और OH माइनस कम तो दुर्बल। जहां H प्लस आयन ज्यादा प्रबल अम्ल, H प्लस आयनों की संख्या कम, वहां क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होता है। और अब ये नेक्स्ट टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ये हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और हम डेली ऐसे ही एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन अध्ययन करते रहेंगे।
थैंक यू वेरी मच।